The gross features which we come to see in case of the Alzheimer's disease. Number one is the cortical atrophy. The cortex of the cerebrum, it undergoes atrophy. And what are the signs of the atrophy? The gyri will become very much narrow and sulci become very much widened, and especially you come to see in the frontal lobe, सबसे आगे, tempus, the temporal lobe and the parietal lobe, right? The gyri and the sulci, right? Let me show you the narrow gyri and the widened sulci. कभी आपने इतना वाइड सल्कस देखा है आपने? इतनी बड़ी स्पेस कभी देखिए? How big these sulci are? I mean, one cannot imagine. This कितना ये narrow सा होता है, बिल्कुल स्पेस पता ही नहीं चलती. And how big this is, right? How widened the sulci is. But the gyri are narrow, right? You can see how narrow it is. How narrow it is. So yeah, this is it. And if the cortical atrophy is very much significant atrophy, बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या होगा? देयर विल बी द कंपनसेटरी वेंट्रिकुलर इन्लार्जमेंट. जो वेंट्रिकल्स हैं वो इन्लार्ज हो जाएंगे, और इस कंडीशन को, इस कंपनसेटरी वेंट्रिकुलर इन्लार्जमेंट को एट्रॉफी की वजह से, बल्कि ज़्यादा एट्रॉफी होने की वजह से जो कंपनसेशन में वेंट्रिकल्स इन्लार्ज करते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोसेफेलस एक्स वैक्यूओ, राइट? And earliest site to be involved is the, in case of Alzheimer's disease, is the medial temporal lobe structures, and the structures present in the medial temporal lobe are hippocampus, entorhinal cortex and the amygdala. मैंने बोला भी था बेटा कि फ्रंटल लोब भी इन्वॉल्व होता है, टेम्पोरल लोब भी इन्वॉल्व होता है, पैराइटल लोब भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है. लेकिन टेम्पोरल लोब इज़ लाइकली टू बी इन्वॉल्व अर्ली, और उसके अंदर भी मीडियल टेम्पोरल लोब में भी जो अंदर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट आर द नंबर वन द हिप्पोकैम्पस, entorhinal cortex and the amygdala, right? So you understand the gross features, you will see the cortex, there will be atrophy, and then very much narrow gyri and very much wide sulci. And if the atrophy is very much significant, then compensatory ventricular enlargement will be there, and that is said to be the hydrocephalus ex vaccio. Now the microscopic features, number one is the formation of the neuritic plaques, and number two is the formation of the neurofibrillary tangles. प्लेक्स के अंदर मेन प्रोटीन कौन सी होती है बेटा? आप तो बता ही देना कौन सी प्रोटीन होती है मेन प्रोटीन? ए बीटा पेप्टाइड, ठीक है. और ए बीटा पेप्टाइड कैसे बनी और कैसे न्यूरॉन को डैमेज करती है, अभी आपको आना चाहिए, ठीक है. व्हाट आर द न्यूराइटिक प्लेक्स? Neuritic plaques are the focal spherical collection of the dilated tortuous axonal or the dendritic processes, जिनको हम dystrophic neurites कहते हैं, around the central amyloid core which is made up of the A beta peptide. I mean to say, yeah, look here. If I draw a picture, it will not be bad. That these are the dystrophic neurites. Dystrophic neurites किसको कहते हैं? डेंड्राइट्स जिसमें हों, या फिर एक्सोनल प्रोसेसेस होते हैं ना, एक्सोन के नीचे जो डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन के नीचे जो टीलोडेंड्रिया होते हैं. सो यू कैन सी व्हाट इज ऑल दिस, दिस इज सेड टू बी द न्यूराइट्स, डिस्ट्रॉफिक न्यूराइट्स. एंड न्यूराइट्स हम किसको कहते हैं? न्यूराइट्स हम कहते हैं प्रोसेसेस को, प्रोसेसेस लाइक द डेंड्राइट्स, द एक्सोनल प्रोसेसेस, ठीक है. वो जब ये कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम एक्चुअली न्यूराइट्स कहते हैं. एंड इन दीज न्यूराइट्स के सेंटर में यू विल कम टू सी दिस एमोलॉइड कोर. व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज़ द एमोलॉइड कोर. सो अब अगर ये चीज़ आप रीड करेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं रहेगा. दिस इज़ द एमोलॉइड कोर. सो व्हाट इज न्यूराइटिक प्लेक? न्यूराइटिक प्लेक इज द फोकल spherical collection of the dilated tortuous axonal or the dendritic processes. इनको हम कहते हैं डिस्ट्रॉफिक न्यूराइट्स, और इस डिस्ट्रॉफिक न्यूराइट्स के सेंटर में मौजूद है एमोलॉइड कोर.
एंड इस एमोलॉइड कोर के अंदर जो मौजूद होती है प्रोटीन भरपूर अमाउंट में, वो होती है ए बीटा पेप्टाइड, ठीक है। और ये जो न्यूराइड्स हैं इनमें सर्टेन अमाउंट में टाउ प्रोटीन मौजूद होती है, ठीक है। और ये प्रोटीन मेनली टेंगल्स में मिलती है, जो आगे हम बढ़ेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? ईजी है, ठीक है। अच्छा, इसकी पेरिफ्री में माइक्रोग्लायल सेल्स और एस्ट्रोसाइट्स मिल सकते हैं, ठीक है। माइक्रोग्लायल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स मिल सकते हैं। माइक्रोग्लायल सेल्स एंड रिएक्टिव एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट एट द पेरिफेरी, ठीक है। डिस्ट्रॉफिक न्यूराइड्स कौन से हैं? दीज आर द डिस्ट्रॉफिक न्यूराइड्स, दीज एक्सोनल प्रोसेसेस आर द डेंड्राइट्स and these are present around the central amyloid core made up of the A beta peptide. In these processes you will come to find the tau aggregates, ठीक है, which are present in the tangles as well, which we'll talk about later. What can be the size of this neuritic plaque? About 20 to 200 नैनोमीटर। कहाँ पे ब्रेन में ये पाए जाएंगे? मेन साइट्स कौन सी हैं? मीडियल टेम्पोरल लोब में, हिप्पोकैम्पस में, एमिगडाला में, नियोकॉर्टेक्स, एंड जो साइट्स इन्वॉल्व नहीं होती, देयर इज द स्पेयरिंग ऑफ व्हाट साइट्स? प्राइमरी मोटर एंड द सेंसरी कॉर्टेसेस, ठीक है। तो मेनली किसको इन्वॉल्व करता है? हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, नियोकॉर्टेक्स। कौन सी जगह स्पेयर हो जाती हैं? प्राइमरी मोटर एंड द सेंसरी कॉर्टेसेस। एमोलॉइड कोर जो है सेंटर में, इसको स्टेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द कोंगो रेड, और एक और स्टेन आता है बीटा एमोलॉइड इम्यूनो स्टेन, ठीक है। और इस एमोलॉइड कोर का जो डोमिनेंट कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? ए बीटा पेप्टाइड। किस तरह का ए बीटा पेप्टाइड? खास करके ए बीटा 40, ए बीटा 42, ठीक है। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड। यू कैन सी द एमोलॉइड कोर एंड द एंटायर न्यूराइटिक प्लेक। सेंटर में देखो, जरा जूम कर लेते हैं इसको। ये सेंटर में क्या है? एमोलॉइड कोर है। इसके अराउंड आपको ये ये जो डेंड्राइट क्या बोलते हैं, न्यूराइट्स दिख रहे हैं, डिस्ट्रॉफिक न्यूराइट्स। दिस इज द सेंट्रल एमोलॉइड कोर। व्हाट इज दिस? वाइटिश। दिस इज द, क्या कहना चाहिए, न्यूराइटिक, इसको क्या कहते हैं बेटा? डिस्ट्रॉफिक न्यूराइट्स, ठीक है। दिस इज डिस्ट्रॉफिक न्यूराइट, सेंटर में एमोलॉइड कोर। इसको मिला के हम क्या कहते हैं? न्यूराइटिक प्लेक कहते हैं। अब इसको एक को बाहर निकालें तो दिस इज द सेंट्रल एमोलॉइड कोर, और ये पेरिफेरी में क्या है? डिस्ट्रॉफिक न्यूराइट्स। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं? न्यूराइटिक प्लेक। गुड हो गया। चलें, क्या साइज़ होता है? 20 to 200 नैनोमीटर करके कुछ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। या साइट्स भी आपको पता हैं। एमोलॉइड कोर की मेन प्रोटीन ए बीटा पेप्टाइड, और जो न्यूराइट्स हैं इनके अंदर प्रोटीन थोड़ी जो मौजूद होती है वो टाउ है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ें। ओके, या अच्छा, एक तो हमने पढ़ लिया न्यूराइटिक प्लेक्स ना। प्लेक्स के बाद टेंगल्स पढ़ते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफ्यूज प्लेक्स का कॉन्सेप्ट ले लें। डिफ्यूज प्लेक्स आर द ए बीटा डिपोजिशन विदाउट सराउंडिंग डिस्ट्रॉफिक न्यूराइट्स। अच्छा, मुझे बताओ, पीछे हमने न्यूराइटिक प्लेक पढ़ा था, तो न्यूराइटिक प्लेक में क्या था? एक तो पेरिफेरी पे इस तरीके से न्यूराइट्स थे, देट आर नथिंग बट द डेंड्राइट्स आर द एक्सोनल प्रोसेसेस, और सेंटर में एमोलॉइड कोर था, ठीक है। इसको हम कहते हैं न्यूराइटिक प्लेक। अच्छा, डिफ्यूज प्लेक किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ सेंट्रल एमोलॉइड डिपोजिशन हो, पेरिफेरी में कुछ भी किसी किस्म की न्यूराइट्स ना हो, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूज प्लेक, ठीक हो गया जी। इट इज़ फाउंड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्लेक डेवलपमेंट। जब न्यूराइटिक प्लेक बनना होता है ना, तो पहले डिफ्यूज प्लेक बनता है, फिर इसके आगे पीछे प्रोसेसेस आते हैं, न्यूराइट्स आते हैं, फिर ये न्यूराइटिक प्लेक कहलाता है, ठीक है जी। इस तरीके से इसमें भी ज़ाहिर है ए बीटा पेप्टाइड प्रोटीन ही होती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। न्यूराइटिक प्लेक्स के बाद देन कम्स द टैंगल्स। विजिबिलिटी सही है बेटा? ओके। टैंगल्स की बात करें तो दे आर नथिंग बट द बंडल्स ऑफ द फिलामेंट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन्स। इफ आई draw a neuron, this is the axon, how beautiful this is, and you see the cell body, these are the dendrites going out, okay, right, and the interesting thing, this is the axon, really good looking, and the top above is the cell body. These are the telodendria, or the axonal processes, whatever I say you like, okay. So where exactly are the tangles?
द टेंगल्स आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, राइट हेयर। तो जो टेंगल्स होते हैं वो न्यूक्लियस को पेरिफ्री पे पुश कर देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस को पेरिफ्री पे पुश कर देते हैं। और ये टेंगल्स जो हैं दे आर नथिंग बट द टाउ कंटेनिंग बंडल ऑफ फिलामेंट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन्स डिस्प्लेसिंग द न्यूक्लियस। सो ये कुछ टाउ कंटेनिंग फिलामेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो टाउ कंटेनिंग फिलामेंट्स है ना, इनको हम कहते हैं टेंगल्स, इनको हम क्या कहते हैं, टेंगल्स। और ये पुश कर रहे हैं न्यूक्लियस को पेरिफ्री की तरफ। अच्छा जी, ये कौन से एक्सॉन्स में आपको मिलेंगे ये टेंगल्स? पैरामिडल न्यूरॉन्स के अंदर राउंड सेल्स जो होते हैं दैट आर एक्चुअली द न्यूरॉन्स एज वेल, डिफरेंट जगहों पे, जैसे कि सेरिबेलम के अंदर और डिफरेंट जगहों पे। तो पैरामिडल न्यूरॉन्स के अंदर अगर ये टाउ कंटेनिंग फिलामेंट्स मिलते हैं तो दे लुक मोर लाइक अ फ्लेम शेप टेंगल्स। पैरामिडल न्यूरॉन्स के अंदर टेंगल्स किस शेप के होंगे? मोर लाइक अ फ्लेम, राइट। यू कैन सी दिस इज द pyramidal, this is the kind of the pyramidal neuron in which you can see the nucleus is pushed to the periphery, and these green colored are the filaments of the tau protein, and they are actually the tangles, and you can see how that this has taken the shape of the flame। आग के शोले की जैसी बिल्कुल इसकी अपीयरेंस है। अगर आपको ये समझ नहीं भी आता, इफ़ यू कीप इन योर माइंड के टेंगल्स क्या हैं, टाउ कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं, टाउ कंटेनिंग फिलामेंट्स हैं, एग्रीगेट्स हैं। और अगर पैरामिडल न्यूरॉन्स के अंदर हों तो कैसी शेप होगी इनकी? फ्लेम शेप होगी। राउंड सेल्स के अंदर दे आर मोर लाइक द बास्केट वीव, ठीक है, ओके। ये जो फ्लेम शेप टेंगल्स होते हैं, नंबर 1 ये हो गए। दूसरा, यहाँ पे राउंडर सेल्स के अंदर कैसे होंगे? बास्केट वीव लाइक अपीयरेंस, और वहाँ पे टेंगल्स को हम ग्लोबोस टेंगल्स कहते हैं, ठीक है, समझ आया बेटा? वहाँ पे टेंगल्स को हम क्या कहते हैं? ग्लोबोस टेंगल्स कहते हैं। राउंडर न्यूरॉन्स के अंदर, राउंडर सेल्स के अंदर कैसी अपीयरेंस होती है टेंगल्स के डिपोजिशन की? बास्केट वीव लाइक अपीयरेंस होती है, और वहाँ पे टेंगल्स को ग्लोबोस टेंगल्स कहते हैं, ठीक है। इनिशियली तो जो एनएफटीज़ हैं, यानी कि ये जो आपके न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स हैं, वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन जब सेल डैमेज होता है, उसकी मेम्ब्रेन रप्चर होती है, तो ये रिलीज़ हो जाती हैं सेल के बाहर, ठीक है बच्चों, सेल के बाहर रिलीज़ हो जाती हैं। देन दे कम द एक्स्ट्रा सेलुलरली, और जब ये बाहर आ जाते हैं तो फिर इन टेंगल्स को हम क्या कहते हैं? गोस्ट और टॉम्ब स्टोन टेंगल्स कहते हैं। जब तक पहले तो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, फिर ये सेल जब रप्चर करता है तो सेल के बाहर ही आ जाता है ये एनएफटी, नॉन फिब्रिलरी टेंगल, और फिर उसको गोस्ट और टॉम्ब स्टोन टेंगल कहते हैं। रिमेंबर, टेंगल्स आर नॉट स्पेसिफिक टू अल्जाइमर डिजीज़। वाई? बिकॉज टेंगल्स आर मेड अप ऑफ द टाउ प्रोटीन, ठीक है। न्यूराइटिक प्लेक्स जो हमने इससे पहले डिस्कस किए, दैट आर स्पेसिफिक टू यूर अल्जाइमर्स डिजीज, उसके अंदर ए बीटा पेप्टाइड होती है। टेंगल्स आर नॉट स्पेसिफिक टू अल्जाइमर डिजीज, इट कैन बी फाउंड इन अदर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस एज वेल, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। प्लेक्स और टेंगल्स के साथ एक और छोटी सी फाइंडिंग है, वो है सेरिब्रल एमोलॉइड एंजियोपैथी। इट्स ये एक इनवेरिएबल अकम्पनीमेंट है, यानी कि अल्जाइमर डिजीज़ में तो होता ही, लेकिन दूसरी ब्रेन की डिजीज़ में भी पाया जा सकता है, या फिर उन लोगों में जिनमें अल्जाइमर डिजीज़ नहीं है। what is actually meant by the cerebral amyloid angiopathy? That is the deposition of the amyloid around the blood vessels containing the A beta 40 peptide। समझ आई बात बेटा? प्लेक्स समझ आए, टेंगल्स समझ आए। प्लेक्स के अंदर मेन प्रोटीन कौन सी थी? ए बीटा पेप्टाइड। प्लेक्स दो तरह के थे, न्यूराइटिक प्लेक, डिफ्यूज प्लेक। दे आर वेरी मच स्पेसिफिक टू अल्जाइमर्स डिजीज, बट द टेंगल्स they are not specific, can be found in the other diseases as well. And the last part of beta this Alzheimer's disease is the clinical presentation of the patient. Patient becomes symptomatic after more than 10 years of the initiation of the pathology, ठीक है। initial symptoms is kind of forgetfulness, ठीक है। अदर मेमोरी डिस्टर्बेंसेस एंड द अदर सिम्टम्स इंक्लूड, मेमोरी के अलावा लैंग्वेज डेफिसिट्स, अच्छे से बोल नहीं पाएगा, लॉस ऑफ द मैथमेटिकल स्किल्स, लॉस ऑफ द लर्नड मोटर स्किल्स। वक्त के साथ प्रोग्रेसिवली ये चीज़ें इम्पेयर होती जाती हैं। इन द फाइनल स्टेज द पेशेंट बिकम कम्प्लीटली म्यूट
इनकॉन्टिनेंट एंड अनएबल टू वॉक, बेड रेस्ट पे होता है, और जाहिर सी बात है वैसे फॉरगेटफुलनेस ऐसी होती है कि उसको घर से बाहर जाने भी नहीं देते। द पॉसिबल ट्रीटमेंट, द एम ऑफ द ट्रीटमेंट शुड बी कि ए बीटा पेप्टाइड को क्लियर किया जाए बॉडी से, ब्रेन से, और जो ए बीटा की प्रोडक्शन हो रही है उसको हम कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर दें। जो ए बीटा बन गई है उसको क्लियर कर लें, जो अभी नहीं बन रही है उसको रोक दें बाय टारगेटिंग द अल्फ़ा सिक्रेटेस एंजाइम और बीटा सिक्रेटेस एंजाइम। ठीक है, डिफरेंट ड्रग्स इस्तेमाल करके, ये दो एंजाइम थे ना जो कि एक्चुअली प्रोड्यूस करवा रहे थे ए बीटा पेप्टाइड, और साथ में थोड़ा ऑब्वियसली टाउ का भी रोल होता है, तो टाउ की भी प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट अल्जाइमर्स डिजीज़। होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनीवेयर। थैंक यू सो मच बेटा। क्लास डिसमिस्ड।